हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास बीएससी सेमेस्टर 1 का एक गेस्ट पेपर है। इस गेस्ट पेपर का नाम है MIC 1। इसमें 2 सिलेबस पढ़ने हैं। एक तो पहला यूनिट है बाणभट्ट कादम्बरी, यानी कादम्बरी एक पुस्तक का नाम है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये पूरी बुक पढ़नी है और उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है MIC 1 में। दूसरा यूनिट है हमारे पास महाभारत बाय सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने जो महाभारत लिखा है वो पढ़ना है और उससे क्वेश्चन आएगा। तो ये है गेस्ट पेपर और इसी से सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। और उसके बाद यूनिट 2 की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर इधर 13 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। यानी एग्ज़ाम में इसी सबसे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता है गेस्ट पेपर से बाहर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस बुक में। तो पहला है इंग्लिश का MIC 1 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में पहला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूनिट 1। तो हम इसे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने तुरंत कॉपी में नोट कर सकते हैं क्योंकि अब एग्जाम होने ही वाला है। डिस्क्राइब लाइफ एंड वर्क ऑफ बाणभट्ट। बाणभट्ट के जीवन के बारे में और उन्होंने अपने जीवन में जो जो काम किए हैं उनके बारे में बताइए। तो हम इसका हिंदी एक एक करके समझेंगे कि अगर आपका हिंदी मीडियम में भी है तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो बाणभट्ट एक बहुत ही रिनोन्ड यानी बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे भारत के। बाणभट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, यानी करंट पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था। और उनका जन्म भारत के एक गांव में हुआ था। उनका जन्म प्रीतिकुटा गांव में हुआ था जो कि बैंक ऑफ हिरण्यवाहु नदी के किनारे पर यह गांव बसा हुआ है। अब ये विलेज उस डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता था जिस डिस्ट्रिक्ट को आज हम छपरा ज़िला कहते हैं। उनके पिताजी का नाम चित्रभानु था, माताजी का नाम राजा देवी था और वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण में उनका गोत्र वात्स्यायन था। उनका जन्म चूँकि एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था तो उस समय ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो थे गरीब, लेकिन वो एक बहुत ही क्लेवर चाइल्ड थे, बहुत ही चालाक बालक थे। अपने चाइल्डहुड के दौरान ऐसी साइन उनमें दिखती थी कि उनमें काफ़ी क्षमता थी और उन्होंने अपनी एजुकेशन भी पूरी की बहुत ही समर्पण और हार्ड वर्क के साथ। उनके पिताजी जो थे एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे और एक समय ऐसा आया कि और जो बाणभट्ट है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया यानी भारत के सबसे महानतम पोएट में कवियों में उनका नाम गिना जाने लगा। वे किंग हर्षवर्धन के कोर्ट में सर्व करते थे, यानी वहाँ पे वे अपनी सेवा देते थे। किंग हर्षवर्धन का शासन कन्नौज में था। अब हमें बाणभट्ट की ये तो हुआ थोड़ी बहुत उनकी लाइफ के बारे में। अब थोड़ी और डिटेलिंग में जाते हैं पर्सनल लाइफ से। यहाँ पे है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ बाणभट्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बाणभट्ट के जो जीवन का इतिहास है वो काफ़ी रोचक है और एक समय ऐसा आया जब वह भारत के सबसे महानतम संस्कृत विद्वानों में से एक हो गए। उनके पिताजी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, जिसके कारण उन्हें एक भावनात्मक झटका लगा था, यानी इमोशनली रूप से थोड़े बहुत वो वीक थे। और उसके बाद वो क्या किए, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई तो कमाने वाला कोई नहीं बचा, वो एक वॉन्डरर हो गए, यानी उन्होंने भटकना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद वे अपने गांव वापस आ गए। जब वे अपने गांव वापस आ गए तो किंग हर्ष यानी किंग हर्षवर्धन के कज़न से, उनके भाई से इन्हें एक पत्र मिला। हर्ष जो है उस टाइम पे मणिताड़ा में कैंप कर रहे थे, वहाँ पे कैंप लगा रहे थे, शायद उन्हें वहाँ पे कोई काम होगा। और जब उनकी मुलाकात इनसे हुई तो यानी उनकी मुलाकात अब बाणभट्ट से जब हो गई तो किंग हर्षवर्धन को बाणभट्ट बड़े ही पसंद आए और उनके एक फेवरेट बन गए, पसंदीदा बन गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक लाइब्रेरी इन औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में जो पब्लिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती है, वही बाणभट्ट का रियल बर्थ प्लेस है, यानी सचमुच में वहीं पे बाणभट्ट का जन्म हुआ था। और वहाँ पे बाणभट्ट ने जो जो काम किए थे उसकी मनुस्मृतियाँ वहाँ पे आज भी मौजूद हैं।
आते हैं इनके मेजर वर्क पे। मेजर वर्क में है कि उन्होंने काम क्या क्या किया अपने जीवन में। तो ये पोएटिक जीनियस थे और इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने सबसे अर्लीस्ट नोवेल लिखा, यानी उस समय नोवेल ज़्यादा प्रचलित थी नहीं, और उनके नोवेल का नाम था कादम्बरी। कादम्बरी इज़ अ बायोग्राफिकल वर्क ऑफ हर्ष एंड कादम्बरी। हर्ष और कादम्बरी के बायोग्राफिकल वर्क है, यानी कि हर्ष और कादम्बरी के जीवन से जुड़ी जो भी घटना है उनको उन्होंने इस नोवेल में लिखा है। अ वेरी फेमस संस्कृत पन अबाउट कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में कहा जाने वाला एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि कादम्बरी रास जन्म आहारोपी न रोचते। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कादम्बरी को पढ़ता है तो वह उसमें इतना इनग्रॉस्ड हो जाता है, यानी वह इसमें इतना डूब जाता है कि वह खाना पीना भी भूल जाता है। ये एक बहुत ही फेमस ओरेटरी पन है। ओरेटरी का मतलब ऑरेटर शब्द से आया है, जिसमें कि वक्ता बोलता है, और ओरेटरी पन यानी कला। तो संस्कृत में ओरेटरी पन है एक वक्तृत्व कला के रूप में, ये बहुत ही फेमस है। बान हैज़ रिटन नोवेल्स लाइक हर्षचरित। बान ने नोवेल भी लिखा है, हर्षचरित, कादम्बरी, चांदी का शतक और पार्वती परिणय, ये सारे उनके वर्क हैं। फिर है कि इट इज़ सेड दैट ही डाइड बिफोर ही कुड फिनिश हर्षचरित एंड हिज सन। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर्षचरित्र को ही कुड फिनिश एंड हिज सन बान बट फिनिश हिज वर्क। ऐसा कहा जाता है कि जो कादम्बरी है वो आधी ही लिख पाए थे, बाद में उनके बेटे ने उन्हें पूरा किया था। Although there is not much that can be critically acclaimed about, और ये जो दोनों बाकी के नॉवेल्स हैं ये इन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें किंग हर्ष से बहुत सारे अवार्ड और एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार, मिला करते थे, क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड थे और उन्होंने इतने सारे काम किए थे। अब देखते हैं कि उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, कैसे लिखते थे। है कि आफ्टर स्टडिंग हिज मेजर वर्क, बहुत सारे उनके वर्क्स को स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि उनकी जो ग्रामर थी वो इम्पेकेबल थी, यानी बहुत ही शानदार थी, और उन्होंने इसमें अ लॉट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल भी किया था। उनके जो प्रोज होते थे वह काफ़ी मधुर हुआ करते थे और रिदमिकल हुआ करते थे, यानी उनमें रिदम रहती थी, एक गीत रहता था। उनकी स्टाइल पेचुलियर थी, यानी विचित्र थी। उसमें लंबे लंबे दोहे इंक्लूडेड होते थे, उसमें छोटे और क्रिस्प वर्ड्स यूज के होते थे। उनके राइटिंग स्टाइल में काफ़ी तीखापन था और उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया था, और इन्हीं से प्रभावित होकर बाद के जितने भी राइटर हुए उन्होंने भी अपनी रचनाओं में इसका यूज किया। विथ हिज राइटिंग इन हर्षचरित एंड कादम्बरी, बान भट्ट pretty much prove it that he writes in ब्राह्मण सेंट्रिक वे। जब उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा तो ये बात तय हो गई कि वो जो अपनी रचनाएं लिखते हैं वो एक ब्राह्मण वे में लिखते थे, यानी कि वो ब्राह्मण को इसमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे, क्योंकि वो खुद भी एक ब्राह्मण थे। दोनों बुक की अगर बात करें तो बान ने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि ब्राह्मण लीनिएज जो है काफ़ी महान है और उसे एक हेवनली यानी आकाशीय महत्व देने का प्रयास किया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण जो है वो सीधे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने ब्राह्मण और नन ब्राह्मण के बीच में, यानी ब्राह्मण के बीच में और जो जनरल पब्लिक थी, उन दोनों के बीच में एक साफ अंतर कर दिया गया है, और इसके लिए उन्होंने कादम्बरी में ये 4 लाइन भी लिखी थी। उन्होंने लिखा, ओ दे लिव्ड ए लाइफ डिवॉइड ऑफ नॉलेज, यानी ये दूसरे के बारे में बोल रहा है, ब्राह्मण के बारे में नहीं, कि वो जो जीवन जीते थे वो ज्ञान से दूर होकर जीते थे। उनकी लाइफ जो है वाइज मैन से, बुद्धिमान पुरुषों से बिल्कुल ही अलग है। वे मांस का सेवन करते हैं, हनी खाते हैं, जो कि वर्जित है, वो भी सिविलाइज सोसाइटी में वो ऐसा करते हैं। इन लाइन में बान ने ब्राह्मण व्यू यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सावन के पीपुल को डिस्क्राइब करने के लिए बान ने
बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान का एक सीन क्रिएट किया है जो हमें ब्राह्मण का पिक्चर देता है और अगेंस्ट द एवरेज पब्लिक, यानी उन्होंने इसमें बताया है कि जो ब्राह्मण है वो कैसे अलग है और जो बाकी जो रेस्ट पब्लिक है, बाकी बची जनता, वो कैसी है। वो ये कहना चाहते हैं कि वंस विथ नो नॉलेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास की कोई भी ज्ञान नहीं है, वो राज का दुश्मन है लेकिन वो पावरफुल नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने एनिमियों को टैग करके कहा कि वो नॉलेज लेस है, उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। फिर वो आगे बताते हैं, और इस तरह से एक तरह से कहें तो वो जो कि बाद के लोग थे, जो कि नन ब्राह्मण लोग थे, उनसे एक तरह से राइट लेने का, ये शिक्षा के अधिकार को लेने का काम किया है। तो इस प्रकार से बाण ने बताया है कि कैसे ये ब्राह्मण जो है महान होते हैं, उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा होती है बाद बाकी से। अब आगे यहाँ कहा जाता है कि वो प्रो ब्राह्मण, क्योंकि वो लिखते थे तो वे पूरे ब्राह्मण स्टाइल में लिखते थे, उनकी राइटिंग बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट थी। तो अपने ही फेलो कोर्टियर्स यानी उनके ही जो साथी संगति थे, कोर्टियर थे, जो कोर्ट में इनके साथ थे, उन्हें ही काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे भी करके इन्हें शेम किया जाए, और वे राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर बीते समय की बात करें तो इन्होंने बहुत ही नन ब्राह्मण काम किए, यानी ये है तो ब्राह्मण लेकिन इन्होंने गलत काम किए हैं। अब ये जो स्लैंडर का मतलब बदनामी, ये जो बदनामी की न्यूज़ थी और उनके कैरेक्टर पे जो धब्बा लगाया गया, वो बाण के पास भी पहुंचा, उनके दोस्तों के भी पास पहुंचा। अब बाण चाहते थे कि उन्हें ये जो रॉयल पैट्रोनेज यानी सहायता, यानी राजा की तरफ से जो उन्हें सहायता मिलती है वो मिलती रहे। लेकिन जब ऐसी बातें उठने लगी तो इससे जो है पैसा कमाने में एक बाधा उत्पन्न हो गई, हैम्पर हो गया, बाधा उत्पन्न हो गई। अब राजा भी उससे अपसेट हो गए और उन्होंने बाण से कहा कि आप हमसे पर्सनली आकर मिलिए। जब वो राजा से मिले तो बाण ने एकदम सिंसियर पूर्वक कह दिया कि वो बिल्कुल ही पवित्र हैं, सत्य हैं, उन्हें उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए, उनके पास ज्ञान है और उनके पास मोरल भी सब कुछ है। उनके वर्ड में, उनके शब्दों में इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी थी कि जो किंग है उन्होंने उनकी जो शिकायतें थी इन सबको भुला दिया और उन्हें बहुत सारी मेहमान नवाजी की, उन्हें बहुत सारे रिच रिवॉर्ड्स दिए। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे।